जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 12th क्लास के पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इसके क्रम में अभी तक 6 लेक्चर जो हैं आपके वो मिल चुकी है और उसी के क्रम में ये 7वां लेक्चर है। अगर इस लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत कुछ कठिनाई भी महसूस होती है तो मेरा विश्वास है कि आप इस कठिनाई को दूर करने के लिए इससे पहले के लेक्चर को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक को ओपन करके आप आसानी से देख लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स बीच में है तो थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है वैसे लोगों के लिए जो तत्काल जुड़ रहा है। तो आप पहले लेक्चर से कंटिन्यूअस वीडियो को देख लेंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़ करके और सिलेबस की एक एक बात को जो है आपके सामने रख रहा हूं और मेरी यही जो है तरीका रहेगी कि जो भी सिलेबस जो है एनसीईआरटी हमको प्रोवाइड कर रही है या आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ही आपके सिलेबस को निर्धारित करती है। तो उसके एक एक पॉइंट को हम लोग जो है बड़ी गहराइयों से पढ़ें। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है इस बात को जो है एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइनों के साथ जो है रखना चाहता हूं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितनी अधिक गहरी हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है, कि एक लाइन इसमें मैंने बोला कि जितनी अधिक गहरी हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो आप इस बात को अपने पढ़ाई के साथ जोड़ के देखेंगे कि अगर आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे जाना है, बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि आप पढ़ लिख करके जो है किसी बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं तो आपके सिलेबस के गहराई में जाना पड़ेगा। और सिलेबस की गहराई में जाने के लिए आपको 5 व्हील से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सभी के सभी वेल एडुकेटेड स्पॉट एजुकेटर जो आपको आपकी टारगेट के हिसाब से जो है उतनी गहराई तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप 5 व्हील को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और धीरे धीरे हमारे सारे एजुकेटर आपके सामने आते चले जाएंगे। सभी लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं और मुझे विश्वास है कि आप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो फिर भी चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक्स की ओर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद आपके सामने एक टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप देखेंगे यहाँ पे हमने टॉपिक्स का हेडिंग डाल दिया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसे हम लोग हिंदी में अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू मेरे? अध्यारोपण, अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत। मैंने भाषा बहुत इजी से इजी रखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप भाषा पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, आपकी पूरी कंसंट्रेशन फिजिक्स पर हो। इसलिए मैं बिल्कुल अपने भाषा में ही जो है सारे डेफिनेशन वगैरह को रखता हूं ताकि आपको जो है भाषा मुसीबत नहीं बने। भाषा बहुत इजी है। कर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वह अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उसके लिए कुछ फार्मूला पढ़ा था। और शायद मुझे विश्वास है कि आपको फार्मूला भी याद है कि K1 × Q2/r²। F का वैल्यू होता है K बोले तो 1/4πε। अब शर्त यह है कि वो तो केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। बट अगर किसी एक चार्ज के चारों ओर या एक चार्ज के जो है
आसपास में मोर देन वन चार्ज हो, मल्टीपल चार्जेज हो, तो फिर उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो उसके लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक चार्ज के चारों ओर मल्टीपल चार्जेज होते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, उसी को देने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बिल्कुल उसी बात को बताई गई है, कहता है कि इफ मल्टीपल चार्जेज आर प्लेस्ड अराउंड एनी चार्ज देन द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज गिवन बाई वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। कर अगर किसी एक चार्ज के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हो, यानी अनेक चार्ज हो, तो उस सेंट्रल चार्ज पर जो लगने वाला विद्युतीय बल है उसका परिणामी बल कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा। तो सभी अलग अलग बलों के यानी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। और इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं। और जो भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं, अगर वो किसी भी बोर्ड से हों तो बोर्ड की जो एग्ज़ाम आती है उसमें ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी पूछते रहता है, चर्चे में रहता है। तो विश्वास है कि आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज़ से थ्योरी को जो है तैयार करते चलेंगे, अभी से ही तैयार कर लेंगे ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो आपको बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हो। चलिए मैं देखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आपको डिफिनीशन बहुत सूटेबल मिल जाए, ईजी भाषा में मिल जाए। देखिएगा, कर कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ मल्टीपल चार्जेज, ध्यान देंगे इस वर्ड पे, मल्टीपल चार्जेज मतलब मोर देन वन चार्जेज आर प्लेस्ड अराउंड एनी चार्ज देन नेट फोर्स, नेट फोर्स बोले तो सबके कारण लगने वाला परिणामी बल, नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, सेंट्रल चार्ज बोले तो जो सेंटर में चार्ज है ना, जो बीच में चार्ज है, इसके चारों ओर चारों सभी चार्ज हैं, उस चार्ज पर जो हम लोग फोर्स की बात करें कि नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ, ये देखेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। आप इस बात को देखेंगे थोड़ा सा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी है, काफ़ी इजी है। कर कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी एक आवेश के चारों ओर, ये चोरों लिख दिया क्या यार, चारों चोरों नहीं, ये चारों है। कर किसी एक आवेश के चारों ओर अनेक आवेश स्थित हो, एक आवेश के चारों ओर क्या हो, अनेक आवेश स्थित हो, तो केंद्रीय मतलब होता है सेंट्रल चार्ज, केंद्रीय आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है बाबू मेरे, उसका मान कितना होता है। तो कह रहे उसका मान सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग, इस बात पे फोकस करेंगे, सदिश योग। मैं आपको सिखाऊंगा आज के पूरे लेक्चर की जो है टारगेट, आज के पूरे लेक्चर की टारगेट जो होगी बिल्कुल सदिश योग के आसपास ही रहेगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप समझ जाते हैं तो मेरा दावा है कि आपसे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाता है, बट मैं आपके इस जटिल बनाने वाले टॉपिक्स को ही इजी बना दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम प्यार से देखते रहे, फ्रीक्वेंसी मिला के चलना है। मैं इस बात को कहता हूँ, फ्रीक्वेंसी मिला के चलने का मतलब है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जहाँ टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, आपको वहीं रहना है। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं कि सदिश योग के बराबर होता है। आप इसको बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको, बहुत बढ़िया से देखते हैं। आपके सामने एक एनिमेशन रखी गई है, आप इसको देखें। पहले आप बहुत बारीकी से देखें इसको, फिर मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देंगे बाबू मेरे। आप देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, इस बॉडी पर एक चार्ज है Q2, और इस बॉडी पर एक चार्ज है बाबू मेरे Q3, और इस बॉडी पर एक चार्ज है Q4। और यूं इसको समझ लीजिए कि आप एक सेंट्रल चार्ज है, यानी एक चार्ज है जिसके साइड में जो है बहुत सारे चार्ज हैं, यानी ऐसे यहाँ पे 4 चार्जेस दिख रहे हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि 4 ही, मोर देन 1 यानी कि 2 या 2 से अधिक जितना भी रख सकते हो आप। तो इतने चार्ज हैं, तो ये सभी जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है,
ये जो चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है, ये जो चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है, ये जो चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो रेस्ट चार्ज है Q ये पॉजिटिव में है, साथ साथ ये भी सारे चार्ज पॉजिटिव में रखे गए हैं। तो जब पॉजिटिव जो होता है ना इस पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये पॉजिटिव जो होता है इस पे पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये जो पॉजिटिव होता है इस पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर, ये सब मिल के उसको रिपेल कर रहा है, ढकेल रहा है, यानी अपने से दूर फेंक रहा है। अब आपको बताना है कि यदि वो दूर फेंक रहा है तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पर परिणामी बल कितना लगेगा, और इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे। तो कुछ फिगर को देखें, फिर मैं आपको जो है बहुत आसानी से थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए इस एनिमेशन को थोड़ा बहुत देख लें, एनिमेशन के साथ मजे ले। देखिए ये नई ट्रिक, नई दौर की पढ़ाई है। पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हमारे टीचर जो थे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, वो भी जो है व्हाइट चौक से। धीरे धीरे समय बदला, व्हाइट बोर्ड पे जो है ब्लैक स्केच से लिखने की बारी आ गई। और आपके जमाने की पढ़ाई देखिए क्या स्मार्ट पढ़ाई है यार, सब कुछ दिखता है कैसे हो रहा है, फिर भी आपको लगता है पढ़ाई बारी है। सोचिए आपके पापा के दौर की जो दौर होगी उसमें जो है काले अक्षर से लिखे हुए किताबें जो है, और बिल्कुल जो व्हाइट पेज पे ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के लोग पढ़ के कहाँ से कहाँ चला गया। तो क्या आप इस दुनिया में हो के नहीं पढ़ सकते हैं? मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, आप पढ़ सकते हो। आपके दौर की पढ़ाई बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी हो गई है। तो आप इसको देखें। अब चलिए हम लोग इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए कि मैं यहाँ पर जो चार्ज रखा हूँ ये मान लीजिए बाबू मेरे Q है, ये चार्ज Q है। और ये देखिए बाबू मेरे ये एक दूसरी चार्ज है, इसको हम लोग Q1 मानते हैं। यहाँ पर एक दूसरी चार्ज है, इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं। इसी के कुछ दूरी पर एक नेक्स्ट चार्ज है, इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं। और इसके पास में एक और नेक्स्ट चार्ज है, इसको Q3 मान लेते हैं। और आप उसी के क्रम में इसको Q4 मान लीजिए, और डॉट डॉट आप इसको Qn मान लीजिए। मैं इसको डॉट डॉट करके बहुत सारा मान सकता हूँ, मतलब अनेकों चार्ज है हमारे पास। एक चार्ज के चारों ओर बहुत सारे चार्जेज हैं। अब आपको बताना कि इस सेंट्रल चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो आइए इसी के क्रम में हम लोग मान लेते हैं कि इस सेंट्रल चार्ज से और इस चार्ज के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो इसके बीच की जो दूरी है कुछ ना कुछ तो होगी ही मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, कुछ ना कुछ तो होगी। उसको हम लोग R1 मान लेते हैं। और आप चाहो तो R1 को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा। ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव जो होगा इसको अट्रैक्ट करेगा। बट हम लोग एक जनरल वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बातें बाद में करेंगे। अब आइए फिर से ये जो Q2 है इसके बीच में भी, यानी Q2 और Q के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को जानने के लिए मान लेते हैं कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस R2 है। फिर इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये R3 है मेरे बाबू। आप कमेंट करके बताओ तो इसके बीच की डिस्टेंस को क्या माना जाए। आप कमेंट करके बताओ इसके बीच के डिस्टेंस को क्या माना जाए। बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, मज़ा आ गया यार। तुम लोग काफ़ी सेंसिटिव बच्चे हो, फिर भी तुमको लगता है कि पढ़ाई बारी है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बीच की दूरी को हम लोग उसी क्रम में R4 मान लिए हैं। मान लो बच्चों डॉट डॉट करके यहाँ पर जो हम लोग यानी चार्ज Qn है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग Rn मान लेते हैं। अब आइए इस Q और Q1 के बीच जो फोर्स लग रहा है बाबू मेरे, उसको हम लोग इसी के क्रम में F1 मान लेते हैं। F1 मान लेते हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी तो ये जो फोर्स होगा ये इन साइड यानी इसको रिपेल करेगा। अगर ये निगेटिव होगी तो इस साइड होगा, वो बाद की बातें होंगी। पहले हम लोग जो बस इसके जो है सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हमको इस सेंट्रल चार्ज पर ही नेट फोर्स निकालना है। आइए बाबू मेरे देखते हैं इस Q2 के कारण जो इस पर फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम लोग F2 मान लेते हैं। Q3 चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगी उसको हम लोग F3 मान लेते हैं। और Q4 के कारण जो फोर्स लगेगी
उसको हम लोग F4 मान लेते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताओगे मेरे लाल लालियों, मेरे प्यारे बहुत मासूम से बच्चों, आप बताओगे कि इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा? कमेंट करके जल्दी से बताओगे, बताओ मेरे बाबू। तो बताओ, ये होगा Fn, यानी ये होगा Fn मान लिया मैंने, है ना बाबू। कोई व्यक्ति चाहे तो 2 ही चार्ज रख सकता है, 2 4 10 20 50 जितना रखना है, डॉट डॉट मैंने n रख दिया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बाबू मेरे, कि अगर एक चार्ज के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हों तो इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू कैसे दिया जाएगा? तो इन सभी फोर्सों के वेक्टर सम से दिया जाएगा। आप अगर लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर आपका जो बहुत आसानी से फेयर बनते चला जाएगा। तो चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस पर जो नेट फोर्स होता है, यानी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे? ये भाषा लिखना जरूरी नहीं है, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा, यानी जो सेंट्रल चार्ज पर नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो सभी अलग अलग बलों के, यानी Q1 के कारण कितना बल लग रहा है, Q2 के कारण कितना लग रहा है, Q3 के कारण कितना लग रहा है, Q4 के कारण कितना लग रहा है, डॉट डॉट Qn के कारण कितना बल रहा है, उन सभी बलों का वेक्टर सम लेंगे, सदिश जोड़ लेंगे। तो हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट मेरे लाल लालियों Fn लिखोगे, डॉट डॉट कितना लिखोगे? Fn लिखोगे। यानी आप इस फिगर को फिर से बारीकी से देखो एक बार। कह रहा है कि एक बार इसके बीच में लगने वाला फोर्स F1, फिर इसके बीच में लगने वाला फोर्स F2, फिर इसके बीच में लगने वाला फोर्स F3, फिर इसके बीच में लगने वाला फोर्स F4, ऐसोन डॉट डॉट ये लास्ट इसके बीच में लगने वाला फोर्स। इन सभी का हम लोग वेक्टर सम लेंगे, सभी का वेक्टर सम लेंगे हम लोग बाबू मेरे। तो उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है, उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है कि F नेट इक्वल टू कितना? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। आप बताओ मेरे बाबू, आप ध्यान दे के बताना। फिर से यहाँ देखो, इस फिगर में देखो एक बार और बताओ इस F1 Q और Q1 के बीच का फोर्स कितना होगा? यानी F1 की अगर बात किया जाए तो कितना होगा? मैं एक लिख देता हूँ, आप देखो F1 की अगर वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं मेरे बाबू? F1 का वैल्यू रूल से होता है K और Q इंटू Q1, यानी ये Q इंटू Q1 बाई कितना मेरे बाबू मेरे? यहाँ की दूरी कितना है? तो R1 है। दूरी कितना है? तो R1 का स्क्वायर कर दोगे। और यदि आप इस पे वेक्टर लगा रहे हो तो इसका यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो R1 के ही दिशा में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर R1 लगा देना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, K Q इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R1 लिख दोगे। सेम टू सेम देखो, अगर आपको F2 लिखना होगा तो कितना लिख सकते हो मेरे बाबू? F2 बोले तो इसके बीच में फोर्स बताओ तुम लोग कितना लिखोगे? F2 बोले तो कितना लिखोगे? कमेंट करके लिख, अगर टाइप कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ज़्यादा कमेंट पे दिमाग नहीं लगाना, पढ़ाई पे ज़्यादा दिमाग लगाना है ना। तुम लोग कमेंट में ही एक दूसरे पे ही ज़्यादा दिमाग लगाते हो, तो कमेंट पे नहीं लगा के आप इस पे देखो। मैथमेटिकल वर्ड है, ज़्यादा टाइप के लिए दिमाग नहीं लगाना है। आप देखो, हाँ समझ में आए तो यस, और नहीं समझ में आए तो नो टाइप करना ना भूलें, ताकि इससे पता चल जाती है कि कितनी हमारी भावनाएं आपके तक पास पहुंच रही है। जब आप यस लिखोगे तब जो है बात को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि हम लोग सिलेबस को जो है, यानी 12th क्लास की सिलेबस को 0 से शुरू किए हैं। इसलिए 0 से शुरू किए हैं कि वैसे बच्चे जो शुरू में ज्वाइन नहीं किए होंगे वो शुरू से ज्वाइन करते चले जाए, और पूरी सिलेबस की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले के चैप्टर पढ़ भी लिए हों तो भी पेशेंस रखें, बहुत जल्द हम लोग आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि इस माध्यम के द्वारा जो है कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है और फिर आप कंटिन्यूअस रखेंगे। तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस पढ़ाई को शुरू किया है, एकदम बिल्कुल 0 से लेकर के आपकी सिलेबस की लास्ट पॉइंट तक रखी जाएगी आपके सामने।
और एक और छोटी सी बात है कि वैसे बच्चे जो आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके रिलेशन में, आपके अड़ोस पड़ोस में या तो 12th में है तो भी, या 11th में है तो भी, या इवन जो है 11th में है तो उनकी भी बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगी। हो सकता है कि 20 तारीख तक हो जाए, या अदरवाइज 20 तक नहीं होता है तो फिर इस महीने के लास्ट तक ज़रूर हो जाएगा। तो आप सबके पास ये इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन देने का एक ही जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उनके पास जब पहुँचेगी। अगर कोई पर्सनल कांटेक्ट में है तो आप उसको जो है अपने द्वारा मुंह से बोल करके या फ़ोन के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए रात रात भर जग के मेहनत करती है, और उस मेहनत का अगर फल जो है आप बहुत शेयर या सब्सक्राइब के रूप में देते हैं तो हमारी टीम जो है काफ़ी आनंदित होकर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम लोग बाबू मेरे कमेंट करके बताएंगे कि इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा मेरे बाबू, कितना फोर्स लगेगा के, ये Q इंटू कितना मेरे बाबू Q2, आप बाई डिस्टेंस बोले तो इसके बीच कितना है मेरे बाबू, तो ये है R2, और R2 का होल स्क्वायर लिखेंगे आप, चूँकि R स्क्वायर होता है। फिर इसके डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ यूनिट वेक्टर R2 हम लोग लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर R2 लिख देते हैं, प्लस अगर इस पर फोर्स की बात की जाएगी इसके प्लस में इसके हिसाब से जो है हम लोग यूनिट वेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली आप बताएंगे F2 का वैल्यू कितना, F3 का वैल्यू कितना होगा, तो K होगा मेरे बाबू, K का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, या इप्सिलॉन मीडियम होगा तो इप्सिलॉन, ये Q1 इंटू Q3 बाई कितना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों आप बताओगे ये कितना होगा। फिर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये R3 के डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसे ही आप F4 के लिए, तो मैं F4 के लिए इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर स्पेस ज़्यादा है, ये K इंटू Q4 बाई कितना मेरे बाबू R4 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर R4 हो जाएगा, ये F4 का वैल्यू है। ऐसे ही बिल्कुल आप इसके बीच में भी देख सकते हो, आप सोच सकते हो। मैक्सिमम बच्चे तो सोच लिए होंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं, बोलो यस और नो में बोलो, इसका वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू, मेरे राजा ये बताओ। ये Q इंटू QN बाई कितना मेरे बाबू, ये RN का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कितना RN, यूनिट वेक्टर कितना RN। तो इस तरीके से इसके साथ जितनी भी इसके आसपास में चार्जें होंगी हम सबके इंडिविजुअल फोर्स को जो है पहले कैलकुलेट करेंगे, वो भी वेक्टर के साथ जो है इन डायरेक्शन यूनिट वेक्टर रख देंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे मैंने जस्ट इससे पहले वाले में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट होती है तो आप उसको ज़रूर देख लेंगे। आप जो है इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे आप ज़रूर उसको देख लेंगे, और यदि क्लियर हो जाता है तो फिर इस लेक्चर को एक बार और देख लेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बेटर हो जाएगी। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बाबू, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको उसका वैल्यू पुट करना है F1 का। चलिए मेरे बाबू F1 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था Q1 बाई R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस F2 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था, आप कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो आप देखते चलें और बताएं कितना Q2 बाई कितना मेरे बाबू, ये R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2, यूनिट वेक्टर R2। फिर F3 का वैल्यू हमने कितना लिखा था बाबू मेरे, ये Q3 बाई कितना बाबू मेरे, तो R3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R3 प्लस डॉट 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 आप लेंगे कितना Fn का वैल्यू कितना मेरे बाबू, तो ये QN बाई कितना बाबू मेरे Rn का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत वेक्टर में प्रॉब्लम होगी उनको इसके बाद वाले टॉपिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट मैं वो दिक्कत होने नहीं दूंगा। बेसिक चीज़ें मैं जो है जो ज़रूरी की चीज़ें होंगी तत्काल मैं यहाँ रख दूंगा, और फिर मैं बहुत जल्द पहला जो 11th का बैच का शुरू होगा उसमें वेक्टर से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो आप वहाँ वेक्टर को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ लेंगे ताकि आपको 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
इवन आपकी जो टारगेट है उसमें भी वेक्टर से रिलेटेड जो है पूरी सिलेबस को समझना है। देखिए हमको कोई कंपटीशन नहीं पढ़ना होता है, हमको सिलेबस पढ़ना होता है। और जिस व्यक्ति को सिलेबस पे कमांड होता है ना बाबू मेरे, कंपटीशन का रिजल्ट उसी का होता है। कोई ये बात कह के सोचे कि नहीं मेरे को जो है आईआईटी पढ़ना है, मेरे को जो नीट के लिए पढ़ना है, तो नीट के लिए और आईआईटी के लिए कोई थोड़े पढ़ता है। नीट की सिलेबस क्या है उसको पढ़ना है, आईआईटी की सिलेबस क्या है उसको पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड आपको सिलेबस क्या दिए, उस टॉपिक्स को चुन चुन को काफ़ी गहराई तक पढ़ना है, इतना ढंग से पढ़ना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप बड़ी यूँ चुटकी में ही आंसर दे दो, तो फिर समझो कि आपका रिजल्ट हो गया, आप ही का नीट होगा, आप ही का जेईई होगा, या आप ही जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो उसमें आपका रिजल्ट होगा। तो सिलेबस को पढ़ना है और उस सिलेबस को जो है बिल्कुल डिटेल्स में जोड़ते हुए कड़ी में पढ़ना है। आप कोई कमेंट करके बताएगा बाबू मेरे इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें मेरे बाबू क्या कॉमन दिख रहा है। तो के और क्यू देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ये के क्यू देखें, आप देखेंगे कि के क्यू जो है सब में कॉमन है। के बोले तो 1/4 सब में कॉमन है। तो क्या हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल इसको बाहर कर सकते हैं के क्यू। तो अब आपके पास बचेगा, देखें यहाँ बाबू मेरे, ये Q1 बचेगा, बाई बचेगा R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस, फिर यहाँ देखें Q2 वाले में, देखें सेकेंड वाले में, तो ये Q2 बचेगा, ये R2 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R2 बचेगा। फिर आप चलें आगे बढ़ें, मैं डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे सीधे मैं इसको लिख देता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से लिख देंगे कॉपी के हिसाब से। ये Qn बचेगा, Rn का स्क्वायर हो जाएगा और यूनिट वेक्टर Rn हो जाएगा, यूनिट वेक्टर Rn हो जाएगा। और ये है बाबू मेरे, ये एफ नेट हुआ, यानी एफ नेट का जो वैल्यू है आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इतना दे सकते हैं। और ये हो गया आपका एफ नेट। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जब भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखना हो आप ये फिगर बना देते हैं, आप इस फिगर को एक बार बना देते हैं और फिर उसके नीचे जो है आप इस बात को लिख देते हैं। तो ये आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कंप्लीट करता है। शुरू में मैंने डेफिनेशन भी दिया, आप डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, आप ध्यान देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ एफ नेट की जो वैल्यू थी, यानी एफ नेट जो था बाबू मेरे, ये कितना था, के क्यू बाई था। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप दोबारा नहीं लिखेंगे। ये Q1 बाई था मेरे बाबू R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस था ये Q2 बाई कितना था R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 प्लस था कितना बाबू मेरे, ये Q3 बाई R3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R3, यूनिट वेक्टर R3 लिखेंगे आप इसको डॉट डॉट, ये था आपका Qn बाई Rn का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn, यूनिट वेक्टर Rn लिख देंगे। यहाँ n जो है लिख नहीं रहा है, आप n समझेंगे, या मैं इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देंगे। ये Qn बाई Rn का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn, ये आपने लिखा था, मैं इसको फिर से लिख दिया। अब आप देखिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग चाहें बाबू मेरे तो हम लोग इतना लिख सकते हैं के क्यू। और जब बार बार काफ़ी सिस्टम के साथ अगर ये ऐसे दिया हुआ बीच बीच में प्लस का सिंबल यूज करता है ना, तो आप इन सारे प्लस के बदले में एक बार समेशन का सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े थे सांख्यिकी में कि जब भी बीच बीच में प्लस का सिंबल आता है तो आप उसको एक बार में समेशन या सिग्मा लिखते थे। मैं बिल्कुल उसी चीज़ को जो है यहाँ यूज करता हूँ। आप देखें कि ये है Q1 बाई R1 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं Qn बाई Rn का स्क्वायर।
देखिए मेरे बाबू, आप इसको लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, तो Q बाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिख देना है I, यहाँ लिख देना है बाबू मेरे I, और यहाँ भी लिख देना है I। फिर आपको यहाँ कितना लिखना है कि इस I का वैल्यू कितना होगा, तो इस I का वैल्यू मेरे बाबू 1 से लेकर के देखिए आप 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक जा रहा है, तो जहाँ तक जाएगा आप इसको इतना भी लिख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आपको दिए जाते हैं कि अगर एक चार्ज के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हैं तो नेट फोर्स कितना होगा, तो KQ सिग्मा QI बाई RI का स्क्वायर यूनिट वेक्टर RI, वेयर I इक्वल टू 1 to n। देखिए I का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रखना है, जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ 1 भर देंगे बाबू मेरे। तो ये Q1 बाई R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 ये मिलेगा फर्स्ट टर्म। I का वैल्यू फिर आगे बढ़ा के 2 भरेंगे, तो ये Q2 बाई R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 ये वाला टर्म मिलेगा। फिर प्लस सिग्मा के बदले में प्लस, फिर I का वैल्यू आप 3 भरोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, आप मिला लेना। इस तरह से I का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा मेरे बाबू, n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। आप इसको नहीं लिख देंगे, आप इसी बात को यहाँ मैं लिख दिया हूँ, तो आप इतना लिखो या इतना लिखो ये सेम चीज़ होती है। तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ऐसे भी पूछे जाते हैं, ऐसे भी दिए जा सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, क्योंकि मैथमेटिकल वर्ड है तो आप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत बेहतरीन होगी, अदरवाइज ये काफ़ी टफ लगेगा। है बड़ी आसान चीज़ ये। कोई कोई बुक जो होता है बाबू मेरे, इसमें K का वैल्यू रख देता है, और जैसा कि आप K का वैल्यू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज सभी चार्ज एयर में है तो ये Q आप इतना लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, और ये कितना बाबू मेरे QI बाई RI का स्क्वायर यूनिट वेक्टर RI। आप इतना भी लिख सकते हो मेरे बाबू, यानी K का वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तभी भी ये बातें इतनी लिखी जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लिखना समझ गए हैं, और ये बातें और बेहतरीन तरीके से तब समझ में आएगी जब आप इस पर क्वेश्चन बनाओगे। 1 से 2 क्वेश्चन बनेगी, बातें काफ़ी जो है खुल करके आपके सामने स्पष्ट होकर के आ जाएगी। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरी के दृष्टिकोण से अगर आप चाहो तो बिल्कुल इतना अरेंज करके लिखना। ठीक है बाबू मेरे, विश्वास है कितने लोग समझ गए। अगर आप समझ गए तो यस में कमेंट करें, अगर आप समझ गए तो बहुत बारीकी से, अगर आप समझ गए तो यस में कमेंट करें। अब बाबू मेरे, हम लोग इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए थोड़ी सी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले आपको वेक्टर जो है का थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि अगर एक पॉइंट पे 2 वेक्टर होता है तो उसके वेक्टर सम का वैल्यू कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तभी आप इसके क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल काम होगा। तो थोड़ा सा आप देखेंगे इसको। मान लीजिए बाबू मेरे कि एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ से सोचिए, मैं आपको जो है पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किताबें पढ़िए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो आपकी जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटती हैं, जो अपने सराउंडिंग में आप देखते हैं, फिजिक्स को बस उससे जोड़ देना है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है मेरे बाबू जिसको बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सराउंडिंग ही, हमारे आसपास में पड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये वस्तुएं ही आपके लिए बहुत कुशल लैब है, बहुत परफेक्ट लेबोरेटरी है। आप उस लैब में जो है फिजिक्स के मैक्सिमम चीज़ों को जो है बड़ी आसानी से जो है वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी बातें जो है सही है। स्पेशली मैकेनिक्स वाली दुनिया की बातें तो बहुत आसानी से। तो ये मैकेनिक्स की दुनिया से ही रिलेटेड एक छोटी सी पार्ट है। आप देखेंगे एक बहुत
बेहतरीन सा कंसेप्ट है, बड़ी खूबसूरत जो है मान मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स जानना चाहते हैं तो विदाउट वेक्टर जो है आप फिजिक्स को सीख नहीं सकते, फिजिक्स को समझ नहीं सकते, फिजिक्स की क्वेश्चन नहीं बना सकते, और फिजिक्स से रिलेटेड किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आप सफल भी नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आपको फिजिक्स के रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करना है, किसी भी क्वेश्चन को जूझना है, किसी भी क्वेश्चन को समझना है, तो आपके पास बेसिक वेक्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी के क्रम में मैं एक छोटा सा जो है यानी कि एक फार्मूला रखूँगा जो तत्काल हमारे यूज के लिए है, बाकी जब ज़रूरत आएगी तो फिर मैं रखूँगा। मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है बाबू मेरे ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। मान के चलिए बाबू मेरे कि यहाँ पर एक बॉडी रखी गई है, ये है बॉडी कोई ओ है, और इस बॉडी को एक आदमी इधर खींचता है और एक दूसरा आदमी इधर खींचता है। तो अब आपको बताना है कि यह जो बॉडी होगी वो किधर जाएगी, वह बॉडी किस दिशा में जाएगी। एक आदमी इसको इधर खींचता है कुछ बल लगा के, और दूसरा आदमी जो है इसको इधर खींचता है कुछ बल लगा के। चलिए मैं बल की बात आई तो बल से ही जो है आपकी, इसको मैं बल ही मान लेता हूँ, इसको मैं बल ही मान लेता हूँ, फोर्स ही मान लेता हूँ। तो आप बताइए कि एक आदमी जो है इस बॉडी को रस्सी से बांध दिया और रस्सी को यानी इधर खींचता है F1 फोर्स से, और दूसरा आदमी जो है इसी बॉडी को जो इधर खींचता है F2 फोर्स से। तो अब आप बताएंगे कि यह जो बॉडी होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या यह बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी? यस और नो में आप कमेंट करके बताएं। क्या इस बॉडी पर नेट फोर्स इधर होना चाहिए? आप अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं उससे को रिलेटेड करके सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत फिजिक्स जानते हैं इसलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस दुनिया में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस नेचर के सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ से जोड़ के बताएं क्या ये बॉडी इधर जानी चाहिए, यस और नो। तो फिर अगर ये नो, बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा कमेंट करते हो तुम लोग, दिल खुश हो जाता है मेरे दोस्तों। तो अब बताओ कि तो क्या ये बॉडी इधर जाएगी, यस और नो। क्या ये बॉडी इधर जाएगी, यस और नो। बहुत अच्छी, क्या बात है। चलो यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बॉडी ना तो इधर जाएगी, ना तो इधर जाएगी, ना तो इधर जाएगी। तो फिर किधर जाएगी? फिर किधर जाएगी मेरे लाल लालियों? तो जाहिर सी बात है कि ये बॉडी इस फोर्स के इफेक्ट से यानी इस फोर्स के प्रभाव में होने के कारण इधर भी जाने की कोशिश करेगी, और इसके प्रभाव में होने के कारण इधर भी जाने की कोशिश करेगी। यानी कुल मिला के ये जो बॉडी होगी इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, यानी इधर भी आगे बढ़ेगी और इधर भी आगे बढ़ेगी, इधर भी आगे बढ़ेगी, फिर इधर भी आगे बढ़ेगी। यानी आपको दिख रहा है कि बॉडी जो होगी कहीं ना कहीं इस रास्ते को जो है, यानी कहीं ना कहीं बॉडी जो होगी इस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगी। यानी इसके और इसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, अब आप समझना रिजल्टेंट का मतलब कि एक ही बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक F2, और इन दोनों फोर्स के प्रभाव में होने की वजह से बॉडी जो है ना तो इधर गई, ना तो इधर गई, ना इधर गई, ना इधर गई, बल्कि इन दोनों के बीच में चली गई। यानी यह बॉडी जो है इधर जाने लगी और इधर जो है यानी कि खिसकने लगी। तो इसका मीनिंग है कि इन दोनों फोर्स के बदले में कोई एक फोर्स ऐसा बिहेव करता है, यानी इस फोर्स को हटा दें और इस बॉडी पर कोई एक फोर्स लगाएं जो कि इस डायरेक्शन में हो, तो फिर वह बॉडी इधर जा सकती है। मतलब कि इन दोनों फोर्स के बदले में ये अकेले फोर्स सफिशिएंट होगा, और इसी फोर्स को हम लोग नेट फोर्स कहेंगे। और आपको बताना है कि इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी परिमाण कितना होगा। इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो इसका इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसका दिशा किधर होगा। तो इसी को समझने के लिए हम लोग एक जो है ना वेक्टर की छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझें। अब देखिए मैं आपको बता दूं इसके फॉर्मूले से कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर आप ये सीख लेते हैं
तो मुझे विश्वास है कि इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम क्वेश्चन आप विदाउट टीचर बना सकते हैं, क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ तो याद ही कर लिया है। कूलम्ब्स लॉ में कौन सी फार्मूला है, वही फार्मूला सभी जगह यूज होगा। अब रहा बात कि उसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फोर्स का, अगर आप इस बात को यहाँ से सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। कूलम्ब्स लॉ का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है और मुझे विश्वास भी है आप पर। क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? यदि है तो यस में कमेंट करें। तो चलो मेरे बच्चों देखते हैं कि मेरे पास एक ये फोर्स है F1 और ये दूसरा फोर्स है F2, ये दूसरा फोर्स है F2 और यहाँ पर कोई पॉइंट बॉडी है, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए। तो हमने देखा कि अगर एक फोर्स इधर लगती है, दूसरी फोर्स इधर लगती है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो किधर लगेगा मेरे लाल लालियों। तो आपको क्या करना है, इसके हेड पे इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देना है और इसी के इक्वल भी। फिर इसके हेड पर, जहाँ से शुरू होता है उसको टेल कहते हैं, जहाँ ख़त्म होता है उसको हेड कहते हैं। इसके हेड पर आपको इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना है, बिल्कुल फर्स्ट वाले के पैरेलल यानी सेकंड वाले के पैरेलल। अगर ये बाबू F2 है तो ये भी F2 होगा, और अगर ये F1 है तो ये F1 होगा। और रहा बात कि अब आप देखो इस फर्स्ट के दोनों के मिलाने वाली जो हेड है और दोनों के मिलाने वाली जो टेल है, यानी इसको इससे मिला दो, इससे इसको मिला दो आप। मैं इसको आप सीख सके इसीलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे फिगर के साथ रखा नहीं, मैं हाथ से बनाने की कोशिश किया ताकि आप मेरे साथ साथ सीखें। जब काफ़ी लैंग्वेज होगी, भाषाएं ज़्यादा होगी, तो आपको मैं लिख के रख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसको सीखना एक एक बात को। तो ये जो होगा बाबू मेरे, ये नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा। अब इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा मेरे बाबू? तो सोचो इसके बीच की कुछ ना कुछ तो एंगल होगी, कुछ ना कुछ तो एंगल होगी। तो आप नेट फोर्स का जो है वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इतना लिख सकते हो, एफ नेट इक्वल टू कितना मेरे बाबू? तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2। जैसा कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ जाता है, या डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, बातें बराबर मानी जाती हैं, बातें जो होती हैं वो बराबर मानी जाएगी। यानी आप O से A पर जाओ, फिर A से C पर जाओ, या डायरेक्ट O से C पर चले जाओ, सेम वेक्टर फॉर्म में उसका मीनिंग सेम होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा इतना और इतना के बराबर हो जाएगा। ये तो रहा वेक्टर्स का रूल, वेक्टर के फार्मूले, यानी वेक्टर में जो है हम लोग फोर्स के। अब रहा बात कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे देंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग लगाना है मेरे बाबू, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसको आगे बढ़ा देना है और इस पर से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करना है, इस पर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यदि ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है मेरे बाबू, तो आप समझोगे, इसको ध्यान से देखोगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब चलो इस पॉइंट को हम लोग M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M मान लेते हैं। इस पॉइंट को M मान लेते हैं। तो इस ट्रेंगल में देखना है आपको, इन ट्रेंगल AMC में आप इसमें cos थीटा लोगे मेरे बाबू। क्या लोगे? cos थीटा। अगर आप cos थीटा उसमें लोगे तो कितना होगा बताओ? तो cos थीटा तो बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस का वैल्यू बोले तो ये हो जाएगा AM और हाइपोटेनियस का वैल्यू बोले तो ये हो जाएगा AC। केवल इसके लेंथ को लेना है, cos स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब आप बोलोगे मेरे बाबू ये AM को AM ही रखोगे और AC की वैल्यू कितना है? F2 के मॉड के बराबर है, यानी F2 के मॉड के बराबर है। यानी F2 का डायरेक्शन छोड़ दो, केवल ये, यानी ये F2 के बराबर है। ये रहा आपका cos थीटा। अब आप मेरे बाबू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ AM का वैल्यू कितना होगा? तो AM का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों?
F2 cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F2 cos थीटा हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो देखिए बहुत बेहतरीन सी टॉपिक्स आपको मिल जाएगी, एक काफ़ी खूबसूरत टॉपिक्स आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ देखेंगे, इसी ट्रेंगल में आपको साइन थीटा निकालना है, तो आप एगेन कर दोगे। क्या कर दोगे? एगेन साइन थीटा कितना लिखोगे मेरे बाबू? तो जैसे कि साइन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो इस ट्रेंगल के लिए आपका ये CM जो है परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेनियस होगा। तो आप लिखोगे CM बाई कितना? CM बाई कितना बाबू मेरे? AC, CM बाई AC, CM बाई AC। तो आप CM को CM ही रहने दो और AC के बदले में फिर वही F2 मैग्नीट्यूड में, और ये रहा आपका साइन थीटा, ये रहा आपका साइन थीटा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो CM का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू? तो F2 साइन थीटा हो जाएगा, F2 साइन थीटा हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लोगे। आप देखो AM का वैल्यू F2 cos थीटा, देखो AM का वैल्यू कितना आया मेरे बाबू? AM की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो AM का वैल्यू यहाँ कितना आया है? ये देखो AM का वैल्यू आया F2 cos थीटा आया है ना। और ये CM का वैल्यू कितना आया है? तो इसका वैल्यू आया है F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा। अब तुम देखो ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लेना मेरे बाबू, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लो। मैं आपको तत्काल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेक्टर नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे को जो ज़रूरी की चीज़ें हैं जिससे कि कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं बस उस बेसिक फार्मूले को आपको सामने रख देता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से जो क्वेश्चन को बना सकें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें एगेन इन ट्रेंगल देखेंगे आप O M और C में, इन ट्रेंगल O M C यानी त्रिभुज O M C में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तो आपको याद होगा कि AC आपका, ये हम लिखेंगे, ये तो मेरा था F1 था, ये F1 था बाबू मेरे, तो ये F1 प्लस F2 cos थीटा हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस कितना? तो F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा लिख देंगे। ये पूरी लेंथ मैग्नीट्यूड में, और इसका होल स्क्वायर है, OM का स्क्वायर है तो OM का स्क्वायर लिख देंगे। CM के बदले में आप देखो कितना लिखोगे, CM के बदले में कितना लिखोगे मेरे बाबू? तो CM के बदले में हम लोग लिख देंगे F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब आप देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। यानी F नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर कितना हो जाएगा मेरे बाबू? रूट अंडर कितना हो जाएगा? आप इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, आप इसको ब्रेक करोगे तो कितना होगा बताओ? चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखो इसको इरेज कर दो, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, ये F1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये F2 और cos थीटा का स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा हो जाएगा मेरे बाबू प्लस। चलो अब बताओ ये इसका वैल्यू कितना लिखोगे बताओ मेरे बाबू? इसका वैल्यू कितना लिखोगे तुम? तो ये तो हो जाएगा F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखो तुम F2 स्क्वायर कॉमन है, तो अब आप इसको कितना लिख सकते हो? अब आप इसको कितना लिख सकते हो? ध्यान देना मैं थोड़ा सा फिर से इरेज कर देता हूँ इसको, आप इसको ध्यान दे के बताओ कितना लिखोगे। अगर डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो तो चलेगा। तो आप देखोगे इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना? F नेट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? F नेट इक्वल टू रूट अंडर, इसमें F1 स्क्वायर रहने दो मेरे बाबू, और इसमें से F2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये बताओ, 2f1 f2, 2f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही है। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, कमेंट करके बताओ सभी लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, इतनी छोटी सी फॉर्मूले, इसका वैल्यू 1 होता है मेरे लाल लालियो, कितना होता है 1। काफ़ी बच्चों ने बहुत बेहतरीन कमेंट किया है। वैसे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ईजी है, और जो बच्चे थोड़ी सी पहले से यानी कि जिनकी बेसिक पढ़ाई बेहतरीन नहीं हुई है, आप इससे जुड़े रहो, धीरे धीरे बेहतरीन हो जाएगा। फ्री में पढ़ाई आपके घर तक पहुंच रही है। क्या चाहिए आपको बताओ, बस हमको तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए आपसे। आपको क्या चाहिए, मैं आपको ये सब कुछ दे रहा हूँ मेरे से जो पॉसिबल है, ले लो, फ्री में ले लो। f1 f2 cos थीटा यानी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये रहा आपके लिए नेट फोर्स का फॉर्मूला। ये रहा आपके लिए मेरे बाबू नेट फोर्स का फॉर्मूला रहा ये। आप इसको याद रखोगे, एफ नेट इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। विश्वास है कि आप इसको याद रखोगे, विश्वास है मेरे बाबू कि आप इसको बहुत बारीकी से याद रखोगे। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत फार्मूला है। अब देखिए इसका कमाल देखना, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन की समझ हमारे पास होनी जरूरी है। ये तो फार्मूला जो है मैग्नीट्यूड को बतलाएगा, बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी, होता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। चलिए तो अब हम लोग इसके डायरेक्शन को पता लगाते हैं कि जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा मेरे बाबू। तो आप देखना, इसको हम लोग ना कुछ मान लेते हैं, जैसे अल्फा मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो आप इस ट्रेंगल में देखना, अगेन कर देता हूं मैं इन ट्रेंगल कौन सा देखोगे, OMC। और बताओ इसमें टेन अल्फा कितना होगा मेरे लाल लालियों, बताना तुम लोग, टेन अल्फा कितना होना चाहिए, बताओ टेन अल्फा कितना होना चाहिए। तो जो टेन अल्फा होता है यानी टेन थीटा होता है वो P/B होता है। इस पूरी ट्रेंगल के लिए P का काम करेगा, यानी F2, ये F2 साइन थीटा जो होगी बाबू मेरे ये P हो जाएगी, और B का वैल्यू बोले तो ये F1 प्लस F2 cos थीटा हो जाएगी, यानी F1 प्लस कितना हो जाएगी, F2 cos थीटा हो जाएगी। और इससे रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा, इस फार्मूले से रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा कि जो नेट फोर्स जा रहा है वो F1 से कितना डिग्री के एंगल पर जा रहा है। हम लोग अल्फा लेंगे तो 10 इनवर्स इतना लिख देते हैं। आप बस इतना ही इसको रखे रहो, आपके लिए इतना सफिशेंट है, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना जानते हो तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे डायरेक्शन निकाला जाएगा। तो दो फोर्स अगर किसी एक पॉइंट पर लग रहा है तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो जाएगा ये रूट अंडर समथिंग, और डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला सफिशिएंट होगा। आप जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर दो फोर्स है मेरे पास, अब बहुत सिमिलर वर्ड में याद रखना, एकदम बहुत सिंपल वर्ड में याद रखना, केवल फार्मूले भी याद रखोगे हमारे बाबू तो काम चल जाएगा। अगर मेरे पास एक फोर्स है F1, ये दूसरा फोर्स है F2, और इसके बीच का एंगल है थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर उसको मैं F मान लूँ तो F का वैल्यू कितना लिखेंगे बाबू मेरे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F1 प्लस F2 लिखेंगे। अगर इस F का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रूट अंडर कितना लिखेंगे, रूट अंडर F1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस F2 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2F1 F2 cos थीटा लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर इसकी एंगल अल्फा हो जाता है तो आप डायरेक्ट लिखोगे टेन अल्फा इक्वल टू कितना, टेन अल्फा इक्वल टू कितना मेरे बाबू,
तो F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा क्या लिखोगे? अगर डायरेक्शन कितना लिखोगे तो सीधे लिखोगे F2 साइन थीटा। याद भी कर लोगे तो फिर काम बन जाएगा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। जो भी हो आप इसको समरी के रूप में याद रखोगे, है ना। नेट के लिए, रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये, डायरेक्शन का फॉर्मूला ये काफ़ी है। बट अगर बात ये आती है कि अगर मोर देन वन फोर्स हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक ही पॉइंट पर एक से अधिक फोर्स आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको जो है थोड़ा सा फिर से एक ट्रिक सिखा दूं कि अगर एक ही पॉइंट पर एक से अधिक फोर्स आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। आप सोचो कि आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये XY सिस्टम है, और इस पॉइंट पर जो है बाबू मेरे एक फोर्स इधर लग रहा है, ये मान लो F1 लग रहा है, ये एंगल θ1 है, ये मान लो x डैश है, कोई दूसरा फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट पे इधर लग रहा है, सपोज करो ये F2 है, ये मान लो θ2 है, ये θ1 ले लो, कोई तीसरा फोर्स लग रहा है मान लो ये F3 है और ये θ3 है, और ऐसे ही सपोज करो कोई चौथा फोर्स इसी बॉडी पर इधर लग रहा है, ये मान लो बाबू मेरे F4 है और ये एंगल मान लो θ4 है। तो फिर इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये कैसे निकालेंगे? सुपरपोजिशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर इन बातों को आप समझते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझते हैं तो नहीं बनेगा। तो इन बातों को समझने के लिए आप बहुत बारीकी से, आप बहुत ध्यान दे करके एकदम कंसंट्रेशन के साथ थोड़ी सी मेरे साथ आप जुड़ जाइए। मेरे लाल लालियों थोड़ी सी कंसंट्रेशन आप बनाइए। मैं आपको बहुत बेहतरीन, बहुत बारीक तरीके से, यानी बड़ी खूबसूरत तरीके से आपके सामने इस बात को रख दूंगा। आप देखेंगे ये मान लीजिए कि केवल एक फोर्स F1 और ये है एंगल θ1। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर से मेरे बाबू एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर से एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इस फोर्स का कंपोनेंट बोला जाता है। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट, यानी उसको fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x कंपोनेंट। और x कंपोनेंट को जानेंगे कि x कंपोनेंट कितना होगा बाबू मेरे, तो इसका वैल्यू F1 cos थीटा होगा, F1 cos थीटा होगा। यदि ये फोर्स F1 है तो और ये एंगल θ1 है, तो अगर θ1 है तो F1 cos θ1 लिखेंगे। आप सीख लो कैसे। मान लो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos θ1 लिखता हूँ, cos θ1 लिखता हूँ तो ये कितना होगा? समथिंग, इसी को हम लोग fx माने हैं, समथिंग बोले तो ये fx, इसको हम लोग क्या माने हैं बाबू मेरे, तो F1 माने हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देख लो fx बराबर कितना होगा, F1 cos θ1 हो जाएगा। अगर मेरे को ये वाली लेंथ निकालना हो बाबू मेरे, अगर इस लेंथ की मैं बात करूं कि इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग Fy मान लेते हैं। तो Fy का वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं, Fy का वैल्यू कितना, तो ये अगर वैल्यू निकालेंगे और ये थीटा है और ये आपका F1 है, तो हम लोग Fy का वैल्यू लिख सकते हैं कितना मेरे बाबू, तो F1 साइन θ1 लिख सकते हैं। आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो, क्या दिक्कत है, आप इसमें साइन θ1 ले लो और बताओ साइन थीटा की कितना, P/H होता है कि नहीं, और P का वैल्यू Fy है और H का वैल्यू बोले तो F1 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Fy का वैल्यू इतना आएगा। तो सुनो, ये बातें समझना है। इसी ट्रायंगल में आप tan थीटा लेके रख लो, tan थीटा भी रख लो, tan θ1 रख लो, तो ये हो जाएगा बाबू मेरे Fy/Fx हो जाएगा, Fy/Fx tan θ1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला नोट करके रखो। किसी एक फोर्स का अगर मेरे को जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस ले लेंगे, परपेंडिकुलर, अगर ये तुम्हारा y है तो बिल्कुल ये तुम्हारा Fy माना जाएगा, ये Fy माना जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझ गए तो आइए हम लोग एक बार और देखते हैं इसको, कि यदि मेरे पास ये कोई फोर्स है और ये कोई, यानी सपोज कीजिए मेरे बाबू, आइए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं।
तो आप एक बात समझ लेंगे बाबू मेरे कि अगर कोई भी फोर्स है और किसी एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है, ये मान लीजिए एफ है और ये थीटा है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो जिसके साथ एंगल फॉर्म करेगा आप उसके साथ कॉस लगा देना। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यानी जो छूट रहा होगा उधर साइन लगा देना, यानी ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये मुझे विश्वास है कि आपको याद रहेगा। जिसके साथ एंगल होगा उधर कॉस, परपेंडिकुलर में साइन। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से आप देख लो। सपोज करो कि मेरे बाबू आपके पास यहाँ पर एक फोर्स है ऐसे, ये है एफ और ये है एक्स और ये है वाई, ये है एंगल थीटा। तो ज़रूर आप बताओगे कि इधर कितना बाबू, तो जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट। अगर इसको एफ एक्स मान लूँ मैं तो आप ज़रूर कहोगे कि एफ कॉस थीटा, और अगर इसको मैं एफ वाई मान लूँ तो आप ज़रूर इसको कहोगे कि एफ साइन थीटा। यानी जिसके साथ एंगल फॉर्म करेगा उधर कॉस लेना है, परपेंडिकुलर में साइन लेना है। ठीक है, याद रखोगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग जो है इसको, यानी जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दी गई थी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दी गई थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। कितना होगा ये बताओ। F1 का इधर कंपोनेंट कितना होगा। एक पॉइंट पर अगर एक से ज़्यादा फोर्स लगने लगा तो सॉरी टू और मोर देन टू, दो से ज़्यादा फोर्स लगने लगा तो नेट निकालने का एक ही तरीका है कि हम सबको एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे मेरे बाबू। तो ये कितना होगा आपका F1 cos थीटा 1, चूँकि ये थीटा 1 है, और इसी का इधर कंपोनेंट कितना होगा मेरे बाबू, तो F1 साइन थीटा 1 होगा। फिर देखेंगे आप F2 का इधर कंपोनेंट कितना, ये एंगल है थीटा 2, तो आप बताओगे F2 कितना लिखोगे बाबू मेरे, F2 कितना लिखोगे F2, और कमेंट करके बताओ ये cos थीटा 2। फिर क्या लिखोगे, ये इसी का इधर कंपोनेंट कितना, इधर तो हम लोग देखते हैं इस F3 का इधर कंपोनेंट कितना होगा मेरे बाबू। F3 का इधर कंपोनेंट होगा F3 साइन थीटा 3, और इधर होगा जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस हो जाएगा, F3 कॉस थीटा 3 और परपेंडिकुलर में साइन हो जाएगा। फिर आप देखोगे इस F4 का इधर कंपोनेंट कितना होगा, तो इसके साथ एंगल फॉर्म करा इसलिए F4 कॉस थीटा 4, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बाबू मेरे, F4 साइन थीटा 4 हो जाएगा। बहुत बच्चे सोचते यार ये क्या पढ़ाने लगा सुपरपोजिशन का। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि जो सुपरपोजिशन में हमको नेट फोर्स निकालना है, उस नेट फोर्स निकालने के लिए इस फार्मूले का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब आपको इसमें करना क्या है, पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस है, आपको ना टोटल एक्स लेना है, एक्स का नेट वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो इसको हम लोग एफ एक्स बोलेंगे। तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी बाबू, जो भी एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, आपको जैसे कि पता है कि इधर हम लोग प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, तो प्लस वाले को प्लस ले लेना है, माइनस वाले को माइनस या यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हो। इधर यूनिट वेक्टर प्लस लेते हैं, इधर यूनिट वेक्टर, बट मैं आपके सामने सिंपल वे में रख रहा हूँ। इधर वाले को प्लस ले लो, इधर वाले को माइनस ले लो, टोटल को जोड़ दो, तो ये होगा कितना, ढूंढो F1 कितना होगा मेरे बाबू, ढूंढो। आप बताओगे इधर कितना, F1 cos थीटा 1, इधर कितना बाबू मेरे, F1 cos थीटा 1, और फिर ये बचा है आपके पास कितना, ये F4 cos थीटा कितना बाबू मेरे, cos थीटा 4। देखिए आप यहाँ 4 छूटा हुआ है। फिर आप देखो इस x के अपोजिट कंपोनेंट में F2 आया है और F3 वाला आया है, तो आप इसी को क्रम में लिख दोगे, ये सॉरी माइनस लिखना है, आप देखो इधर इस डायरेक्शन में देखो F2 वाला आया है और F3 वाला आया है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिखना है। ये F2 यानी ये F2 cos थीटा 2 लिखोगे मेरे बाबू, cos थीटा 2, और माइनस फिर कितना लिखोगे, F3 और sin थीटा 3।
F3 और साइन थीटा 3। इस तरीके से इसका वैल्यू अगर डिजिट में दिया रहता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, ये fx का वैल्यू निकल जाएगा। सेम अगर आपको fy निकालना हो, तो क्या करोगे, तो fy मतलब सभी का y कंपोनेंट जोड़ना है। तो fy अगर मेरे को निकालना है तो आप ध्यान देंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये fy का वैल्यू कितना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों देखेंगे, ऊपर की ओर y डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की ओर नेगेटिव मानते हैं। तो जो ऊपर है उसको प्लस में लिख लेंगे, f1 साइन थीटा 1, f2 साइन थीटा 2, f1 साइन थीटा 1, f1 साइन थीटा 1 प्लस हो जाएगा f2 साइन थीटा 2, और जो नीचे की ओर जा रहा है उसको माइनस लिखेंगे, नीचे वाले को माइनस देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कितना है, f3 cos थीटा 3 और ये f4 साइन थीटा 4, तो ये माइनस लिखोगे f3 cos थीटा 3 और माइनस लिखोगे f4 साइन थीटा 4। और इस तरीके से अगर ये डिजिट में दी जाती है तो आप आसानी से इसका टोटल वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर एक ही पॉइंट पे 4 बल थे, 4 फोर्स लग रहे थे, तो हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालें, तो सबको एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़े, पहले एफ एक्स निकाले फिर एफ वाई निकाले, तो नेट फोर्स कितना होगा आपको पता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बाबू cos 90 का। तो आप बताओ नेट फोर्स के लिए अभी हमने फार्मूला निकाला था कि अगर इसके बदले में नेट फोर्स को हम लोग इतना मान लें तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ एक्स आप प्लस कितना बाबू मेरे एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, वेक्टर फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। इसका नेट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा मेरे को तो क्या लिख देंगे, रूट अंडर लिख देंगे बाबू मेरे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस आपने देखा था ना 2f1 f2 cos थीटा आता था ना, तो यहाँ आप एफ एक्स एफ वाई cos 90 भरोगे, cos 90 जीरो होने की वजह से छोड़ दो, डायरेक्ट इतना ही रहेगा, cos 90 हो जाएगा जीरो, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब आपको इसके बीच का नेट फोर्स निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो आप टेन अल्फा निकाल दो, 10 या 10 थीटा ले लोगे। 10 थीटा कितना होगा बाबू मेरे, तो 10 थीटा आप देखना वाई बाई एफ यानी एफ वाई बाई एफ एक्स आया था, ये वाई बाई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, तो इससे डायरेक्शन निकल जाएगा। आप दो इस बात को याद रखना कि जब भी एक पॉइंट पे मल्टीपल जाएगा तो आप सबको एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ोगे, पहले सारे एक्स वाले कंपोनेंट को जोड़ के एफ एक्स तैयार करोगे, सारे वाई वाला कंपोनेंट को जोड़ के एफ वाई तैयार करोगे, उसके बाद नेट कितना, तो रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर सफिशेंट है, इतना याद भी रख लो। और उस नेट का डायरेक्शन कितना, तो 10 थीटा इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, इससे थीटा निकल जाएगा, वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैंने थोड़ा इर्द गिर्द लिखा है और मैं आपको डेली ये बताता हूँ कि मैं क्यों इर्द गिर्द लिखता हूँ। मेरा सजा के नहीं लिखने के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल लॉजिक होती है मेरे बाबू, कि बच्चे मेरे साथ कंसंट्रेशन में जो बना होगा उसी को मेरी पढ़ाई समझ में आएगी। अदरवाइज आप यदि इतना नहीं कर सकते हो तो फिर मैं आपके लिए क्यों सजाऊं, मैं आपके लिए क्यों करूं। आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इस सारी मेहनत का मात्र एक ही रिजल्ट है कि आप इस बात को समझ सको, और आप इस बात को तब समझोगे जब आप मेरे साथ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच करके चलोगे। मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस पॉइंट पे पेन रखता हूँ, आपकी कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर अगर है तो आप बात को समझ पाते हो, अदरवाइज नहीं समझ पाते हो। तो एक कुशल टीचर, एक कुशल एजुकेटर वही होता है जो आपको भटकाता रहे। अरेंज करके क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं दिए जाते हैं। एग्जाम में भी जो पेपर आता है आपको, आपकी पूरी सिलेबस से हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से हो, सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि बीच के किसी चैप्टर से उठा के रख दी गई हो। तो अरेंज करके क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको अरेंज करके क्यों पढ़ाऊँ। मैं आपको इस बात के लिए फिर से कहूँगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो फिर जो है उतार ली हैं तो बढ़िया है। तो विश्वास है कि आप इस बात को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत टेढ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक टेढ़ी नहीं लगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे साथ हो? यदि हो
तो ये भारी नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। आओ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे की टॉपिक्स को देखते हैं। चलो, जैसा कि आपने सुपरपोजिशन पढ़ा, आप जो सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे उस सुपरपोजिशन से रिलेटेड देखिए आपके सामने एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत जो है खूबसूरत, एक बहुत जो है अच्छी क्वेश्चन, आपकी एक छोटी सी क्वेश्चन आपके सामने रखी गई है। ये आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। इस पे बाबू मेरे यूं समझो कि यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर भी एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज है छोटा स्मॉल क्यू। कुछ देर के लिए मान लो ये भी प्लस ही है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है मेरे बाबू, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? आर। इसके बीच की दूरी को आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है मेरे बाबू, इसको मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ। अब आपको बताना है कि इस क्यू चार्ज पर, यानी स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, यानी फोर्स ऑन चार्ज क्यू इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। ये सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन है, बहुत छोटा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। आप किताबों को देखेंगे, आपसे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मेरे बाबू, आपको अगर इस पर फोर्स निकालना है तो आप ध्यान दोगे कि आपके इसके पास में ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, यानी एक ही चार्ज के पास में 2 चार्ज हो गए, तो दोनों के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये चार्ज है, सपोज करो मेरे बाबू ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट एम। तो पॉइंट एम पर जो चार्ज है, उस पर पॉइंट बी पर जो चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा। चूंकि ये सभी पॉजिटिव है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। आपको पता है, यानी इसके थ्रू जो है, जिस पर फोर्स निकालना है मेरे बाबू, आप उस पॉइंट को जो है यानी बिल्कुल पकड़े रहेंगे, और जिसके जिसके थ्रू निकालना है उस पर बारी बारी से एक एक के कारण सोचना है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि बी जो है इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेगा, यानी बी जो होगा इसको रिपेल करेगा। मान लो बाबू मेरे, हम लोग उस फोर्स को एफ बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ बी। और ये जो पॉइंट ए पर चार्ज है, ये भी उसको रिपेल करेगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा मेरे बाबू, आप उसको यूं समझ लो कि इसके कारण जो फोर्स लगता है उसको एफ ए मान लो, एफ ए मान लो। अब ये चूंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स निकालना बहुत आसान काम होगा। आप देखोगे कि नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक पॉइंट पे जितने भी फोर्स लगते हैं सबका वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम बोलेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि एफ बी आप प्लस एफ ए, यानी दोनों का वैल्यू रखेंगे। और एफ बी का वैल्यू अगर मैं ये बोलूँ बाबू, इसके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो ये के क्यू इंटू क्यू बाई यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, तो ए स्क्वायर। अगर मैं इस एफ बी का डायरेक्शन पूछूं तो आप कहोगे कि बी से एम की ओर होगा, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी ये बी से एम की ओर होगी, बी से एम की ओर होगी, ये सेम डायरेक्शन में है। अब आ जाओ एफ ए का वैल्यू डायरेक्शन बताते हैं। एफ ए का के एफ पॉइंट ए पर जो सिचुएटेड चार्ज है, इसके कारण पॉइंट बी पर कितना फोर्स लगेगा मेरे बाबू। तो आप देखो, सॉरी, अब देखते हैं पॉइंट ए पर जो चार्ज है, इसके कारण पॉइंट एम पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आपके लिए डिस्टेंस पूरा हो जाएगा ये। तो नियम से हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस टोटल लेना है बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर इसका डायरेक्शन में बोलूँ तो ये ए से एम है, बट ये बी उसी के लाइन में है, तो आप चाहोगे तो इसको भी लिख सकते हो, बी से एम ही लिख सकते हो, चलेगा। या कोई व्यक्ति चाहे तो ए बी भी लिख सकता है, या आप ए से एम भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आप देखो मेरे बाबू, काफ़ी चीज़ें इसमें कॉमन आपको दिख रही है, तो जो भी कॉमन दिख रही है आप उसको कॉमन कर सकते हो। तो नेट फोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान देंगे कि एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों,
तो आप जो कॉमन है उसको कॉमन कर दो, ये k हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये स्मॉल q हो जाएगा। और बाकी आप इसमें कुछ विशेष कॉमन है नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/a² प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/r + a का होल स्क्वायर। और बाकी आप यहाँ जो है यानी ये b से m जो है डायरेक्शन को कॉमन ले सकते हो। आप इतना ही लिख देना, सफिशेंट है, इतना काफ़ी है मेरे लाल लालियों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को, यानी ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे। आप देखो मेरे बाबू, फिर से देखो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही ये सेकंड प्रॉब्लम है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखोगे यहाँ पे चार्ज है मेरे बाबू +q, यहाँ पे चार्ज है ये -q, और यहाँ पर भी चार्ज है -q। देखो मैंने कलर बदल दिया है, प्लस के लिए ये कलर है, माइनस के लिए ये कलर है। अब आपका ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट M। बिल्कुल वैसे ही इसके बीच की डिस्टेंस है R और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है A। अब आपको बताना है कि Q पर फोर्स कितना होगा, यानी F नेट एट Q यानी -q इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन हो गया आपका, यानी -q पर आपको नेट फोर्स बताना है। मुझे विश्वास है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बारीकी से बन जाएगा। ये अगर बन जाएगा तो यस टाइप करें, जिन बच्चों से भी बन जाएगा आप लोग जो है कमेंट में बताएं। यस लिख के, यस के लिए y लिखना, नो के लिए n लिखना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको बना सकते हैं। आप यस और नो लिख के कमेंट करें, मैं कमेंट आपको सामने देख रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है, कौन कौन व्यक्ति इसको जो है बना सकता है, किसकी कॉन्फिडेंस है जो इसको बना सकता है। चलो मेरे लाल लालियो, लग जाओ लग जाओ लग जाओ, भिड़ जाओ भिड़ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लग जाओ। तो चलो, आप लोग बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, क्या दिल खुश हो जाता है आपकी कमेंट को देख के। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे कि मेरे क्लास में बैठे रहते हो। और ये फीलिंग तब आती है जब आपकी कमेंट पॉजिटिव वे में आती है, लगता है कि नहीं हमारी भावनाएं आप तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो चलो मेरे बाबू, हम लोग इसको देखते हैं। आप जैसे कि जानते हो कि ये चार्ज प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, याद है, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले हम लोग बी के कारण अगर इस पर फोर्स की बात करें तो ये तो फोर्स है हमारे बाबू, इसके कारण जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी, यानी ये इसको रिपेल करेगा, ये इस पर बाहर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो भी फोर्स हो मेरे बाबू इसको हम लोग एफ बी मान लेते हैं, कुछ समय के लिए एफ बी मान लेते हैं। और ये जो होगा इस पर जो फोर्स, जिस पर फोर्स निकालना है, देख लेना है कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से हैं, बारी बारी सबके कारण निकालना है। और प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए प्लस माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट कर देगा कि कब आउटवर्ड होगा कब इनवर्ड होगा। तो अगर ये प्लस है मेरे बाबू और ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा मेरे बाबू? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा मेरे बाबू? अट्रैक्ट करेगा। तो एफ ए का वैल्यू जो है इनसाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ नेट फोर्स बताना है कि कितना होगा मेरे बाबू। तो एफ नेट बिल्कुल आप डायरेक्शन देख के भी बता सकते हो, फार्मूले से तो एफ ए प्लस एफ बी होगा, फार्मूले से तो एफ ए प्लस एफ बी होगा। बट एफ ए का वैल्यू हम लोग दिखते हैं कितना, तो ये के लिखेंगे। यहाँ देखो के और क्यू के, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो ये के क्यू ये क्यू बाई यहाँ से डिस्टेंस कितना लिखोगे मेरे बाबू, तो ये आर प्लस ए लिखोगे, यानी आर प्लस ए लिखोगे, उसका होल स्क्वायर लिखोगे। बहुत सारा बच्चा सोचेगा यार यहाँ तो माइनस है, मेरा मास्टर तो माइनस ही लिखा ही नहीं है, ऐसा क्यों? मेरे लाल लालियों, ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। अगर ये प्लस होता तो इसके थ्रू फोर्स आउटसाइड होता, बट ये माइनस है और ये प्लस है तो इसलिए इस पर फोर्स इनसाइड होगा। तो आपको ये माइनस प्लस को देखते हुए डायरेक्शन को इंडिकेट कर देना है। तो इसके थ्रू इस पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है बाबू मेरे? एम से बी की ओर। किधर हो रहा है मेरे लाल लालियों?
एम से बी की ओर, किधर हो रहा है, एम से बी की ओर, है ना, अंदर की ओर है। अब आ जाओ बी के कारण हम लोग देखते हैं कि उस माइनस क्यू पर कितना चार्ज फोर्स लगेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे के। आप इसको देखो, ये क्यू है, मैग्नीट्यूड में क्यू है, फिर इसके कारण हम लोग देखेंगे ये भी क्यू है, और यहाँ प्लस है तो आप प्लस भरोगे। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है मेरे बाबू, तो ये ए स्क्वायर है। बस यहाँ जो इसके थ्रू उस पर फोर्स लगेगा ये भी प्लस माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आउटसाइड है, तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा बी से एम की ओर। तो आप यहाँ यूनिट वेक्टर लिख दोगे बी से एम की ओर, ठीक है, बी से एम की ओर। आप बताओ इसमें जो कॉमन है उसको ले लो। अगर आप बी से एम को जब एम से बी लिखोगे तो यहाँ माइनस लिख दोगे, आप इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक लाइन और आपको बढ़ा के दे देता हूँ, आप इसको और कितना लिख सकते हो बाबू मेरे, तो आप लिख सकते हो एफ नेट कितना मेरे बाबू, एफ नेट कितना, तो आप कॉमन ढूंढो कितना है, तो के क्यू और क्यू कॉमन है, और आप यहाँ ढूंढोगे कितना मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर आप देखो ये एम भी है और इसको भी हम एम भी करेंगे तो हम माइनस लिख देंगे, और ये के क्यू कॉमन हो गया, एक कॉमन हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बचेगा और बाकी ये एम बी बचेगा, एम बी बचेगा। इसको हम एम बी लिख के माइनस रख दिए हैं, और आप इसको आंसर लिख सकते हो। तो एक पॉइंट पर जो है यानी किसी चार्ज पर डिग्री पर मोर देन 1 चार्ज है तो नेट फोर्स निकालने के लिए अभी तो ये सिंपल आइडिया है, बड़ी आसानी से आपने बना लिया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सुपरपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरे लाल लालियों, मैंने बताया था कि इस कलर को पॉजिटिव मानना है और इस कलर को नेगेटिव मानना है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। आप देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दी गई है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कर्नर को हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। मान लो बाबू इस पर मेरे यानी इस पर मेरे बाबू यहाँ पर मान लो कि माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लो मेरे बाबू कि प्लस क्यू चार्ज है। इस कलर को हमने निगेटिव सेलेक्ट कर दिया है और इसको पॉजिटिव आप दिमाग में भर लो, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और मान लो बाबू मेरे कि ये जो ट्रायंगल है इसका ईच साइड का लेंथ है ए, ईच साइड का लेंथ है ए। अब आपको फोर्स बताना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। आपको बताना है कि नेट फोर्स यानी एट प्लस क्यू यानी प्लस क्यू पर, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, प्लस क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा आपको बताना है, सॉल्व करके बताएंगे। कितने बच्चे इसको बना सकते हैं बाबू मेरे, यस और नो में जो बना सकते हैं यस में कमेंट करें, यस के लिए वाई डायल कर वाई जो है लिखें और नो के लिए एन लिखें। मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे जो हैं इसको बना सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, मैं भाषा भी मैं इसमें लैंग्वेज का भी कम से कम यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी कंसंट्रेशन लैंग्वेज पे नहीं होकर के फिजिक्स पे होनी चाहिए। और देखिए मैं आपसे जो है कितनी अच्छी से अच्छी क्वेश्चन बनवाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आप 5 व्हील के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जो है किस कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं उस कंपटीशन की पढ़ाई आपके घर पे भेज रहा हूँ और भेजूँगा भी। आप यूँ समझें कि हमारी जो ये व्यवस्थाएं हैं इवन नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करेगी। थोड़ी सी वक्त लगेगी चूँकि अभी शुरुआत है, अभी तो स्टार्ट हो रही है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप समझो धीरे धीरे थोड़ी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा समस्याएं हैं और आप देख रहे हैं कि देश में जो है कोरोना महामारी का इतना ज़्यादा विकट परिस्थिति चल रही है कि लोग घर से निकलना जो है बंद कर दिया है। तो इस स्थिति में और भी थोड़ी मुश्किल बढ़ गई है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज अभी तक लगभग सभी व्यवस्थाएं आपके साथ पास पहुंच गई होती, बट आप पेशेंस रखेंगे। जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ते जाएगी, हमारे टीचर्स ट्रेंड होते जाएंगे, आपके सामने एक के बाद एक टीचर जो आते चले जाएंगे
और केमिस्ट्री वाले टीचर के बच्चे जो है काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत जल्द यानी कमिंग सून, यूँ समझो कि बहुत जल्द आपके टीचर आपके सामने आने वाले हैं। और इस पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक एक टीचर ही पढ़ाएंगे क्या। नहीं मेरे लाल लालियों, ये इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसकी फ्यूचर प्लानिंग जो है हजारों टीचर्स की है, किसी एक या दो टीचर की नहीं। हो सकता है कि कल के डेट में 500 फिजिक्स के टीचर आपको मिलेंगे इस पे, 500 केमिस्ट्री के भी, 500 मैथ के भी, 500 जो है बायोलॉजी के भी। यूँ ना समझो कि ये एक ही टीचर की 500 का हो सकता है कल के डेट में 5-5 हज़ार मिलेंगे आपको। और आपके नज़र में कोई बहुत अच्छा टीचर हो तो वो जुड़ सकता है, वो अप्लाई करेगा। मैं उसके लिए जो है बहुत जल्द यानी टीचर की वैकेंसी के लिए भी जो अप्लाई फॉर्म निकालने वाला हूँ। वो अप्लाई करे, टेस्ट दे, अगर वो क्वालिफाई होता है तो फिर वो सामने आएगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे बाबू मेरे कि यहाँ पर आपको नेट फोर्स निकालना है। किस पर मेरे बाबू? प्लस के ऊपर। किस पर? प्लस के ऊपर। किस पर मेरे बाबू? प्लस के ऊपर जो है आपको नेट फोर्स निकालना है। तो मैं बताया था कि जिस पर फोर्स निकालना है पहले आप थोड़ी सी उस पर कॉन्सेंट्रेशन बनाइए और ढूंढिए कि उसके इर्द गिर्द, आसपास, अड़ोस पड़ोस और भी कोई चार्ज है क्या। अगर है तो आप उसको देखें, अगर है तो आप उसको देखें कौन कौन से चार्ज हैं। तो जितने भी हैं आप देखें कि आपके सामने यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, फिर यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो बाबू मेरे ये निगेटिव है, ये बेचारा यहाँ से बैठे बैठे इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू निगेटिव क्यू, ये फोर्स जो लगेगी बाबू मेरे, इसको मैं मान लीजिए कि ए मान लेता हूँ, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और यदि इस बी के कारण इस पर हम फोर्स की बात करें तो आप उसको देखेंगे कि ये जो फोर्स होगी ये इस डायरेक्शन में लगेगी और ए के कारण जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब आपको तो पता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होता है सर, समबाहु इक्विलेटरल, हाँ, तो आपको ये बात पता है मेरे बाबू कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसके ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। शायद मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में इसको जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोल दिया है, आप उसको समझेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड आपस में बराबर है, आप उसको जो है तो ध्यान देंगे। ये ईच एंगल जो होती है आपस में इक्वल होती है और ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, 60 डिग्री होता है। अब आप बताओ, एक इधर फोर्स लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे लाल लालियों, कमेंट करके बताओ। रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं होगा, यानी एफ नेट इधर होगा कि नहीं होगा? तो एफ नेट का वैल्यू किधर हो, कितना होगा? ये फोर्स हमने इसको एफ बी मान लो, एफ नेट का वैल्यू कितना होगा बताओ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही पॉइंट पे मोर देन वन फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना मेरे बाबू, कितना मेरे लाल लालियों? तो एफ ए प्लस कितना, एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी वेक्टर फॉर्म में इतना। आप बताओ, अगर दो फोर्स है, तुमको पता, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो रिजल्टेंट के लिए हम लोगों ने, अब देखो तुम बताओ इस एफ ए का मैग्नीट्यूड कितना मेरे बाबू? एफ ए की अमाउंट अगर लेनी हो तो आप जानोगे के, ये चार्ज क्यू और ये भी क्यू, यानी के क्यू इंटू क्यू बोले तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस बोले तो कितना मेरे बाबू? ए स्क्वायर। डायरेक्शन ऑलरेडी इसमें दिख रहा है आपको। बिल्कुल आप एफ बी का भी अगर मैग्नीट्यूड निकालो, एफ बी का भी मैग्नीट्यूड निकालते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान देना। एफ बी का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो ये दोनों चार्ज देखो, ये के रहेगा, क्यू इंटू क्यू रहेगा, माइनस प्लस नहीं भरना होता है बाबू मेरे, माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है कि इनसाइड, इनसाइड, अगर ये प्लस होता तो ये आउटसाइड होता। और डिस्टेंस कितना है मेरे बाबू? ए स्क्वायर। एफ ए और एफ बी बिल्कुल बराबर है, वैल्यू आपके सामने पता है, एंगल भी पता है। तो एफ नेट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे मेरे बाबू? एफ नेट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे बताओ? एफ नेट का अगर मैग्नीट्यूड मेरे को लेना हो तो रूट अंडर कितना लिखेंगे बताओ? रूट अंडर कितना लिखेंगे?
यानी एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा लिखते थे, है ना मेरे बाबू। अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फार्मूला लिखा था आपके सामने। आपके सामने ये फार्मूला इसलिए लिखी गई थी ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सके, बना सकें। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान देंगे। एफ ए और एफ बी बिल्कुल बराबर है, मैं इनको स्मॉल एफ मान लेता हूँ, इनको स्मॉल एफ मान लेता हूँ। तो आप यहाँ रख दें, ये स्मॉल एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 2 एफ आई इंटू एफ मिल के एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू याद है क्या आपको? याद है तो कमेंट करके लिखें, याद है तो कमेंट करके बताएं कि क्या कॉस 60 आपको याद है, यस और नो। अगर याद है तो आप बताएं। इवन कॉस 60 के वैल्यू काफ़ी बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे बाबू? 1/2, 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ये कितना आया। ये देखो एफ स्क्वायर बोले तो ये 2f स्क्वायर प्लस देखो ये 2 रहने दो और ये एफ स्क्वायर भी रहने दो, साथ साथ बताओ कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे बाबू। आप बताओ ये टोटल कितना बचा? 2f स्क्वायर और एफ स्क्वायर लोगे तो ये 3f स्क्वायर हो जाएगा, 3f स्क्वायर हो जाएगा, ये 3f स्क्वायर। तो आप देखो 3 तो √3 हो जाएगा और एफ स्क्वायर बोलोगे तो फ्री हो जाएगा। यानी कुल मिला के एफ नेट कितना हो जाएगा मेरे बाबू? एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और एफ का जो है वैल्यू ये ओनली एफ हो जाएगा। अब इस एफ का वैल्यू तुम यहाँ से पुट कर दो, ला करके पुट कर दो मेरे बाबू, कितना हो जाएगा ये बताओ? ये √3 रहेगा और एफ का वैल्यू कितना है? के, ये फिर क्यू स्क्वायर बाई कितना मेरे लाल लालियो? ए स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। यानी ये एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा। आप इस बात को समझोगे तो आपके सामने अभी ये बेसिक क्वेश्चन रखे जा रहे हैं सुपरपोजिशन के, यानी किसी एक चार्ज के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हैं तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं। अब मिलेंगे आपको बहुत शानदार क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन। पहले आप इन क्वेश्चन को रिवीजन करें, इन क्वेश्चन को जो है आप जो है देखते रहें। मैं आपके लिए बिल्कुल इसी टाइप का एक होमवर्क दे दिया हूं, आप समझेंगे बाबू मेरे। यहाँ पर एक चार्ज है +q, यहाँ पर भी एक चार्ज है +q, यहाँ पर भी एक चार्ज है +q। फिर इस इक्विलेटरल साइड ट्रायंगल का भी साइड A है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड A है। आपको फोर्स निकालना है, किसी एक चार्ज पर निकालना है, चाहे आप इस पर निकालें या इस पर निकालें या इस पर निकालें। चलिए मैंने इसको A माना था, इसको B माना था और इसको C माना था, तो फिर मैं इस क्वेश्चन में भी, यानी इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन यानी इस प्रॉब्लम में भी, ये 3 या 4 जो भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको उसी तरह ABC मान लिया। अब आपको बताना है कि नेट फोर्स, और ऑन बताना है किस पर बाबू मेरे? तो +q चार्ज पर जो है नेट फोर्स बताना है एट C, यानी C पर जो चार्ज रखी गई है उस पर नेट फोर्स बताना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यदि बनता है, यदि बन सकता है तो आप यस में कमेंट करें, नहीं बनेगा तो फिर आप ट्राई करें। मैं नेक्स्ट टाइम यानी अगले लेक्चर में इससे शानदार क्वेश्चन बनाऊंगा, बट आप क्वेश्चन से थकेंगे नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे जो हैं क्वेश्चन से नहीं डरते हैं। मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था ये बात कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितनी अधिक गहरी हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, और फिजिक्स की गहराई उसके न्यूमेरिकल से मिलती है। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस करता है उसको उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आपको जो है रिजल्ट चाहिए
तो आपके लिए कुआं ये फिजिक्स है और उसकी गहराई ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आपको मीठा जल लेना है यानी अच्छी रिजल्ट लेना है तो आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करूंगा मेरे बाबू। जय हिंद।